ठीक है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है नालंदा के साइबर थाना में और हमारे बगल में बैठे हुए हैं साइबर डीएसपी ऋषभ आनंद सर। साइबर का जब आप नाम सुनते हैं तो आपके जहन में एक सवाल होता होगा कि मेरे किसी दोस्त के साथ फ्रॉड हुआ था, उसके बैंक से पैसे गायब हो गए थे, और बहुत तरीके के सवाल, जैसे कि डिजिटल अरेस्ट वगैरह का भी जो वर्ड है वो बहुत चलन में है। कुछ सारे ऐसे मतलब कि क्राइम होते हैं जिससे उभरना खास करके आजकल के युवाओं के ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इन सभी विषयों पे वार्तालाप करेंगे। हमारे बगल में बैठे हुए हैं ऋषभ आनंद सर। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल यही होगा कि साइबर फ्रॉड चरम पे है, उसको रोक करने के लिए, उस पर विराम लगाने के लिए जो बिहार पुलिस है, साइबर पुलिस है, आए दिन जागरूकता अभियान भी चलाती है, अवेयरनेस प्रोग्राम भी करती है, लेकिन फिर भी साइबर फ्रॉड नहीं रुक रही है। सवाल तो ये हुआ कि साइबर फ्रॉड का शिकार आखिरकार जो हो जाएं उनको क्या करना चाहिए, और साइबर फ्रॉड होता क्या है, पहले इसका जवाब दीजिए। साइबर जैसे कि आजकल हम लोग ज़्यादातर डिपेंड हो गए हैं, हर चीज़ के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जहाँ सोशल मीडिया हो या फिर जो चैनल का इस्तेमाल करते हैं ट्रांजैक्शन के लिए। तो अधिकतर अगर आप देखिएगा तो जो साइबर क्राइम है वहीं पे होता है। तो अब इसमें ये है कि किस वर्ग के और किस, अगर आप एज क्राइटेरिया देखिएगा तो किस एज के आदमी ज़्यादा वल्नरेबल हैं किस क्राइम के लिए। तो इसमें यह है कि अगर आपके पास, अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, आप कोई प्लेटफॉर्म पर हैं, आप फेसबुक या इंस्टा ये सब पे हैं, या फिर तो उसका क्राइम एक अलग नेचर का होता है। वहाँ पे क्राइम जनरली जो हम लोग देखते हैं वो होता है कि अगर किन्हीं का न्यूड, सेमी न्यूड फ़ोटो अगर डाल दिया गया हो, कुछ उस तरह का आपत्तिजनक चीज़ बोला गया है, कुछ उस तरह का कमेंट, या आजकल तो अब एआई के मदद से डीप फेक जो कंटेंट होता है, जैसे कि किसी का फ़ोटो हो, चेहरा ब्लर, चेहरा अगर हमारा ही है लेकिन बॉडी किसी और का लगा देगा, बॉडी किसी और का है, चेहरा किसी और का लगा देगा। तो ये तो अब एप्लीकेशन है, इतना सारा एप्लीकेशन है, किसी से भी किया जा सकता है। लेकिन इसमें समझने वाली बात ये है कि ये अपराध के ही श्रेणी में आ जाएगा। अगर आप इस तरह का कोई भी चीज़ करते हैं तो अपराध के इस श्रेणी में आ जाएगा कि आप उसके प्राइवेसी के साथ आप खिलवाड़ किए हैं। तो उसमें यह है कि आईटी एक्ट के तहत भी बहुत सारे प्रावधान हैं जिसके अंतर्गत उसमें कार्रवाई होती है, और कुछ आईटी रूल्स हैं 2021 के जिनके तहत टेक डाउन करवाया जाता है। संबंधित जो प्लेटफॉर्म है वो मेटा या फिर और यहाँ से हम लोग टेक डाउन करवाते हैं, यहाँ से हम लोग भेजते हैं उसे, फिर वो टेक डाउन होता है। एक तो इस नेचर का अपराध हो, सोशल मीडिया पे जो क्राइम होता है, इस नेचर का हो गया कि इस नेचर में आएगा। एक हो गया जो फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, जहाँ पे कि किन्हीं का पैसा कट गया, कोई चाल रच के उनका पैसा निकाल लिया। तो इसमें यह है कि इसमें उसका बहुत सारा वैरायटी है कि वो किस में आएगा, वो बहुत अलग अलग तरीके से वो क्राइम हो सकता है। तो जैसे कि अब नालंदा में देखिएगा तो हमारा ये है कि हम लोग दोनों चीज़ के लिए अलग अलग तरीके से ध्यान दिए हुए हैं। जैसे कि अगर सोशल मीडिया संबंधित अगर अपराध हो रहा है तो उसके लिए हमारा टीम है, वो अवेलेबल रहता है हमेशा सोशल मीडिया पे, जो कि इस तरह का चीज़ को मॉनिटर करके अगर वैसा चीज़ है तो फिर उसको हम लोग टेक डाउन करवाते हैं। और फिर अगर उसमें ये चीज़ बन रहा है कि एफआईआर करना है तो एफआईआर करके फिर हम लोग उसको पकड़ने का भी काम करते हैं जो इस तरह का कंटेंट या इस तरह का कुछ डाला हुआ है। दूसरा है जैसे फाइनेंशियल है, उसके लिए हम लोग ज़्यादातर रेड पे ध्यान देते हैं कि रेड और गिरफ्तारी उसमें सुनिश्चित हो, ताकि अगर रेड गिरफ्तारी होगा तो ही जाके हम लोग का जो क्राइम का जो फ्रीक्वेंसी है या फिर क्राइम का जो देखिएगा कि रेट है वो कम होगा। तो हम लोग ज़्यादातर ध्यान देते हैं कि कि ज़्यादा से ज़्यादा गिरफ्तारी सुनिश्चित किया जाए। दूसरा जो केस हमारे यहाँ होता है, एफआईआर जो रजिस्टर्ड होता है, उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कि अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो, उसके तरफ से हमारे तरफ से भी हमेशा उसमें मॉनिटरिंग किया जाता है और रिव्यू किया जाता है कि केस किस स्टेज पे है, इसमें क्या गिरफ्तारी करना है, नहीं करना है, या फिर नोटिस देना है। वो सारा कुछ हम लोग एक एक केस का स्टडी करके
उस तरह से उसको कर रहे हैं, ताकि जो केस हुआ है उसमें भी हम लोग सुनिश्चित करें कि जो अपराध किया है वो बचे नहीं। क्योंकि साइबर में ऐसा देखा जाता है कि केस रजिस्टर्ड हो गया तो फिर वो क्योंकि इन्वेस्टिगेशन उसका जटिल है, कुछ प्रोसेस ऐसा है जिसमें कि हम लोग को डॉक्यूमेंट्स मंगवाने में, ये सब करने में टाइम लगता है, बैंक से या जहाँ से भी हम लोग को मंगवाना हो। तो ज़रूरी है कि रिव्यू केस का होते रहे, और उसमें हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो केस का डिस्पोजल हो, और जो भी उसमें सुपरविजन में पॉइंट दिया गया है उस सब पे अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। सर सवाल ये है कि जैसे कि आपने बताया फाइनेंशियल फ्रॉड, ठीक है, फाइनेंशियल फ्रॉड के जो शिकार हैं वो खास करके ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादा होते होंगे अर्बन क्षेत्र के भी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादा होते हैं और उनको पता नहीं होता है कि अगर मेरे साथ फ्रॉड हुआ है तो आने वाले 5 मिनटों में उनको क्या करना चाहिए ताकि उनका जो पैसा है वो रिकवर हो सके, और क्या ये बात सत्य है कि पैसा रिकवर भी होता है? बिल्कुल, पहले आपका यही हम जवाब दे देते हैं, पैसा रिकवर वाला। पैसा रिकवर बिल्कुल होता है। पिछले अगर आप 1.5 महीने का ले अगर नालंदा साइबर थाने का, तो हम लोग लगभग 12 लाख रुपया से ऊपर रिकवर करवाए हैं। और ये कम से कम जो एक MRM पोर्टल है उसी के तहत ये सब हुआ है। हम लोग कॉल करके उन लोग को बुलाते हैं, उन लोग का पैसा जहाँ भी ट्रांजैक्शन हुआ था, जहाँ भी होल्ड हो चुका है, फिर हम लोग जो प्रक्रिया है वो अपना के पूरा करके उन लोग को पैसा वापस करवाते हैं, जिसमें कि 12 लाख से ऊपर पैसा अभी तक वापस हो चुका है। दूसरा सवाल आपका था कि क्या करना है अगर ये एहसास हो जाए कि फ्रॉड हो चुका है। तो पहले तो ये है कि एहसास हो जाए, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है ये जानने में लोगों को कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। अगर उनको पता चल जाता है कि फ्रॉड हुआ है, उनको अगर ये चीज़ अगर पता चल जाता है तो वो सबसे पहले तो 1930 जो हेल्पलाइन नंबर उस पर कंप्लेन करें। अपना उस पर डिटेल मांगा जाता है, वो डिटेल दे वहाँ पे। फिर वो थाने में आवेदन दे सकते हैं, लोकल थाना में। लोकल थाना में भी जा सकते हैं और हमारे पास भी आ सकते हैं, साइबर थाना में भी आके आवेदन दे सकते हैं हम। ऐसा नहीं है कि लोकल थाने को नहीं करना है, लोकल थाने को भी FIR करना है, और लोकल थाने भी उनके लोकल थाने के स्तर का अगर नहीं है तो फिर वो हमारे पास आएंगे तो हम, या फिर वो डायरेक्ट हमारे पास भी आ सकते हैं। दोनों प्रावधान उनको जहाँ सहूलियत होगा जहाँ भी वो जा सकते हैं। और दूसरा चीज़ है कि जैसे अगर व्हाट्सएप संबंधित अगर कुछ होता है, जैसे व्हाट्सएप हैक का आप लोग बहुत सुनते होंगे कि व्हाट्सएप हैक हो गया मेरा, उससे फिर डिमांड करने लगता है क्योंकि उसके पास एक्सेस हो जाता है कॉन्टैक्ट का, तो वो व्हाट्सएप से मैसेज करने लगता है कि हम किसी परिस्थिति में फंस गए हैं, 5,000 रुपया दे दो, 7,000 रुपया दे दो। तो अब इसमें फर्स्ट स्टेप है कि अगर ये पता चल चुका है कि व्हाट्सएप हैक हो गया तो प्रयास करें कि किसी का दूसरा का फ़ोन लेके उसमें अपना नंबर डाल के वो रिट्रीव करने का प्रयास करें कि व्हाट्सएप कैसे भी करके हो जाए। उसके बावजूद भी अगर नहीं होता है तो यही है कि उसमें आप एक कम से कम ये कर सकते हैं कि सूचना दे सकते हैं फेसबुक या किसी के माध्यम से कि हमारा व्हाट्सएप हैक हो गया। अगर कोई किसी तरह का किसी को अगर मैसेज आ रहा हो तो वो फ्रॉडर का हो सकता है, फ्रॉडस्टर का हो सकता है, तो आप लोग उस पर ध्यान नहीं दे। अच्छा, हाँ, इससे संदेश होगा कि हाँ ठीक है, इन लोग का हो चुका है, तो अगर सचेत रहे बस। हाँ, जैसे कि आप बता रहे हैं सर कि व्हाट्सएप हैक वाली, जैसे कि मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया है, कोई जो फ्रॉड कर रहा है वो मेरा व्हाट्सएप हैक कर लिया और मेरे सखा संबंधियों को वो मैसेज कर रहा है कि भाई मैं अभी इस मुसीबत में हूँ, मुझे 10,000 रुपया दे दो, 20,000 रुपया दे दो, 5,000 रुपया दे दो, और लोग दे भी देते हैं। तो मतलब कि फ्रॉड का एक ये नेचर है। हाँ, ये तो नेचर है, ये तो फ्रॉड के अंतर्गत ही आएगा। अगर किसी का व्हाट्सएप हैक करना बहुत ईजी हो गया है। बचें कैसे इससे? एक तो ये है कि फर्स्ट यही है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन रहता है आप। हाँ, तो वो तो जैसे कि हमारा फ़ोन है तो अभी हम कर सकते हैं, आपका फ़ोन है आप भी कर सकते हैं, तो वो करके रखना चाहिए। तो थोड़ा आसान नहीं होगा हैक करना, लेकिन अगर कोई APK फाइल टाइप का कोई भेजा है या फिर कोई फाइल ही भेजा, नॉर्मल ऐसे भेजा कि भाई कोई लिंक भेज दिया और हम उस पर क्लिक करते गए कुछ, तो फिर तो हमारी गलती है कि हमको सचेत रहना चाहिए। वो जो AP की फाइल्स आता है कि RTO चालान वगैरह करके उसको डाउनलोड करते हैं, फ़ोन हैक हो जाता है। हाँ, तो उससे फिर बचना है, देखना है कि किस सोर्स से वो आ रहा है, क्योंकि कोई भी किसी को भेज सकता है। अब हमारा नंबर तो सबके पास होगा, तो हमारे पे भी भेज सकता है, लेकिन ये हमको ना ये करना है कि ये कहाँ से आ रहा है, नहीं आ रहा है, किस पे हमको क्लिक करना है, नहीं करना है। तो इसके लिए, यही सब चीज़ के लिए हम लोग हर
महीने के दूसरे और चौथे मंगलवार को साइबर मंगलवार के तहत अभियान चलाते हैं, जिसमें कि जागरूकता अभियान, जिसमें कि जो भी जितने भी कॉलेज हैं, कोचिंग संस्थान हो गए, स्कूल्स हो गए, यहाँ पे हमारी टीम जाती है और जो थाना रहते हैं, जो जिस थाने क्षेत्र में होता है, उस थाने क्षेत्र के भी कुछ ऑफिसर्स लोग रहते हैं, वहाँ पे हम लोग पैम्पलेट बंटवाते हैं ताकि जागरूक कर सके। वहाँ पे कुछ हम लोग होर्डिंग वोर्डिंग या फ्लैक्स ये सब भी लगवाते हैं और हम लोग वहाँ पे हर एक चीज़ पे डिटेल में बात करते हैं, इससे कैसे बचा जाए, इस तरह का अगर अपराध, नया अपराध, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है कि इसमें कुछ ना कुछ नया होते रहता है, तो नए चीज़ जो हो रहा है उसे अवगत करवाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो क्योंकि उसका फिर आगे चल के उसका कोई शिकार ना हो। क्योंकि जो चीज़ चला आ रहा है वो चीज़ के बारे में हम लोग तो बहुत बताते हैं, हम लोग बताते हैं, आप लोग मीडिया लोग भी बताते हैं, लेकिन जो नया तरीके का चीज़ आ रहा है उससे अवगत नहीं रहने के कारण क्या होता है कि आदमी को लगता है कि ये चीज़ तो नहीं है, क्योंकि ये चीज़ के बारे में तो कहीं अभी बोला नहीं गया है। तो हम लोग प्रयास करते हैं जो नए तरीके का चीज़ है उसको भी बताया जाए, ताकि उनके पास रहे कि अच्छा ये भी एक चीज़ है तो ध्यान में रहे। तो हम लोग पैम्पलेट के माध्यम से बंटवाते हैं और प्रोग्राम, लंबा घंटा 1-2 घंटे का, ताकि लोग समझ सकें। हाँ, लोग समझ सकें। अच्छा सर, जो साइबर फ्रॉड करने वाले सरगना हैं, आपके पास तो केस दर्ज होते होंगे, बहुत सारे कॉल्स आते होंगे, हमको लगता है कि अभी इंटरव्यू कर रहे हैं तो दर्जनों कॉल आ गए होंगे। तो जो सबसे ज़्यादा केस रेज होता है, तो वो जो मतलब अपराधी होते हैं वो किस क्षेत्र के होते हैं, कहाँ से ज़्यादा वो बिलोंग करते हैं? इसमें क्षेत्र का तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र ये हो जाएगा कि आइडेंटिफाई करना कहीं का हो जाएगा, लेकिन ये है कि साइबर अपराधी जो है कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको कुछ और नहीं चाहिए, उनको कुछ फ़ोन चाहिए और सिम चाहिए, तो वो कहीं से भी कर सकते हैं, उनको जहाँ सहूलियत होगा वो वहाँ से। क्योंकि अगर आप ये देखिएगा कि हम रेड जहाँ पे करते हैं, जहाँ से वो लोग पकड़ाता है साइबर अपराधी लोग, वो सभी जगह का क्षेत्र है। नालंदा में हम सभी जगह से पकड़ते हैं, तो ये कह देना कि कोई एक क्षेत्र में ज़्यादा सीमित है, ये सही नहीं होगा। लेकिन हम लोग रेड कर, हाँ, रेड से सभी जगह रेड होता है, सभी जगह का हम लोग को आता है। हम लोग भी प्रयास करते हैं कि मैनुअल इनपुट और उस आधार पे हम लोग को मिले, या फिर जो केस दर्ज हुआ है उसके आधार पे जो हम लोग टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका इन्वेस्टिगेशन करके जो भी हमारे सामने जो भी चीज़ आता है उस पर हम लोग करते हैं रेड। वो बाहर का भी हो सकता है, बाहर से भी हम लोग बहुत रेड करके बाहर से भी मंगवाएं, मतलब नालंदा के अन्य ज़िले से भी, मतलब नालंदा छोड़ के अन्य ज़िले से भी, मतलब जो साइबर अपराधी है वहाँ से, हाँ, बाहर से भी, यहाँ तक कि हम तो अभी आए हैं, पूर्व में तो झारखंड से भी हम लोग करके लाए हैं पकड़ के, जो हमारे केस का रहा हो अभियुक्त। तो ऐसा नहीं है कि कोई बॉर्डर है कि हाँ नालंदा में इस जगह से या इस पॉइंट से है, ये तो फैला हुआ है, तो उसी तरीके से हम लोग करते हैं। अच्छा, एक सवाल होगा सर कि अभी जो यूथ हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे क्या होता है कि पहले तो मैसेंजर पे जो लड़कियां हैं, युवतियां हैं, वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो भी एक नेचर है फ्रॉड का, ठीक है। वो वीडियो कॉलिंग पे न्यूड पिक्चर्स वगैरह शेयर करते हैं और फिर उसको अपने जाल में जकड़ लेते हैं, फिर बोलते हैं कि हमको इतना पैसा दो तब हम तुम्हारा फ़ोटो वायरल नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। उन सभी चीज़ों को कैसे, मतलब कि जो यहाँ के युवा हैं वो बच सकें इन सभी चीज़ों से? इस तरह का भी मामला आता है जैसा आप बता रहे हैं। इसमें तो फर्स्ट ये है कि इसके लिए भी देखिए, इसके लिए भी हम लोग अलग से अवेयर करते हैं, और हमारा यही कहना है इसमें कि एक फर्स्ट स्टेप ये है कि इसमें अगर कोई इसके शिकार हो गए हैं तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पे थाने पे आके आवेदन देकर आप जो भी उसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई जो भी हमारे तरफ से होगा, जितना भी कार्रवाई उसमें हो सकता है सारा कार्रवाई हम लोग करते हैं। बहुत सारा FIR ऐसा हो चुका है जिसमें हम लोग पकड़े भी हैं इस तरह के केस में। अच्छा, जो मतलब कि जो फ्रॉड कर रहे हैं उसको, हाँ, ये तो हो गया अलग नेचर का ना जो आप बोल रहे हैं। इसमें तो ये है कि आपका कोई निजी प्राइवेट पिक्चर या वीडियो उनके पास है और फिर वो ब्लैकमेल कर रहा है, तो इसमें तो फिर वो उसी में आ गया ना, आप ये दोनों चीज़ में आ गया कैटेगरी में। आप इसमें ब्लैकमेल भी ले सकते हैं, धमकाना भी ले सकते हैं, थ्रेट्स कर रहा है। हाँ, थ्रेट्स भी कर रहा है, तो हम लोग इसका करते हैं। अच्छा, अभी हम देखते हैं बहुत सारे दोस्त भी मुझे फ़ोन करते हैं और सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें भी वायरल होती है, और आप तो बहुत अच्छे से अवगत होंगे। देखते हैं कि एक समय ऐसा होता है कि एक लड़का और एक लड़की मतलब कि रिलेशनशिप में होते हैं, ठीक है, और जब रिलेशनशिप टूटने के कगार पे होता है
तो जो बॉयफ्रेंड होता है या फिर जो गर्लफ्रेंड होती है वो उसको धमकी देती है या फिर देता है कि तुम्हारा मेरे पास न्यूड फोटो है, हम इसको वायरल कर देंगे, नहीं तो मेरे साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू रखो, तो इस केस में उस लड़की पे और उस लड़का पे क्या कार्रवाई हो सकती है अगर वो वायरल करता है तो? वायरल करता है तो फिर उसमें FIR होगा और फिर गिरफ्तारी होगी। और अगर इस तरह का कुछ अगर है तो फिर उसमें तो फिर FIR होगा और गिरफ्तारी होगी। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है सर? उससे बच्चे कैसे बचें, आज के यूथ कैसे बचें, और या फिर कोई भी व्यक्ति कैसे बचे इससे? डिजिटल अरेस्ट देखिए बहुत पुराना चीज़ नहीं है, साइबर में ये नया ही चीज़ है और ये मतलब इसमें इतना जागरूक किया गया है कि अब हर आदमी जान रहा है कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। इसमें यह है कि मान लेते हैं कि कोई भी वर्दी पहने हुए या फिर कोई भी जो ए नहीं है, मान लेते हैं इसको ऐसे समझते हैं कि कोई पर्सन जो कुछ नाम एक लेते हैं एग्जांपल, जैसे ए उसका नाम है, वो ए नहीं रह के वो B या C बन के, और B या C बन के भी वो किसी वर्दी में या फिर वो हो सकता है कि कोई पुलिस के वर्दी में हो या फिर अन्य कोई भी वर्दी में, जिसमें कि वो एक तरह से सामने वाले को ये लगे कि कोई अथॉरिटी है। उसमें वो आके फिर सामने वाले को वो कोई ना कोई वीक पॉइंट पर, जिसमें कि वो पहले से कुछ ना कुछ रिसर्च किया हुआ रहता है, उस वीक पॉइंट पे उसको अपने जाल में फंसाता है और फिर वहाँ से उससे वो पैसे निकलवाना चाहता है। ऐसा नहीं है, इसमें अब अवेयरनेस इतना हो चुका है कि बहुत सारा तो ऐसा मामला भी आया है कि प्रयास किया लेकिन सामने वाला आदमी पहले समझ गया। तो जैसे हमारे यहाँ भी 3 केस डिजिटल अरेस्ट का यहाँ भी हो चुका है, नालंदा साइबर में भी। और इसमें हम देखें हैं कि कुछ बराबर फ़ोन आता है कि इस तरह का कुछ है, क्योंकि अब क्या है ना कि अब जान गया है, अवेयर हो चुका है। अब अवेयर इतना हो चुका है कि अब पता है कि ये इस नेचर का चीज़ है। तो कुछ एक आध बार हमको भी फ़ोन आया है कि देखिए इस तरह का कुछ है, तो हम उसको बता देते हैं कि हाँ ये उस तरह का चीज़ है, आप समझ गए, चलिए आपका मतलब बच गया। नहीं, आपके लिए मतलब अच्छा बात है कि आप इस चीज़ को समझते हैं, तो आदमी वहाँ से कट ऑफ हो जाता है। और एक चीज़ मतलब वो पहले प्रयास करता है ना, प्रयास में ही हम अगर उसको नहीं आने दिए तो फिर मतलब कि मान करके चलिए, आप बताएं, हम अपने भाषा में अपने दर्शकों को समझाते हैं कि मेरा कैमरामैन है, अब वो किसी को फ़ोन कर रहा है कि हम नालंदा के DSP बोल रहे हैं, ये काम कर दो और नहीं करोगे तो हम तुमको फंसा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इसी को डिजिटल अरेस्ट बोला जा सकता है? ये पूरी डिजिटल अरेस्ट ऐसे नहीं हुआ है। मतलब ये जैसे कि एक डिजिटल अरेस्ट में ये होता है कि सामने वाले को अब कॉन्फिडेंस में लेना होता है। तो सामने वाले को कॉन्फिडेंस में लेना होता है, कोई ना कोई उसका वीक पॉइंट पकड़ना होता है। एग्जांपल है कि आपके जैसे कैमरामैन हैं, जब तक इनके बारे में हम स्टडी नहीं करेंगे, इनको नहीं जानेंगे या फिर इनका कोई वीक पॉइंट नहीं पकड़ेंगे, तो इनको हम कैसे हम अपने सामने या इनसे कुछ हम पैसा ले सकते हैं? जब तक इनके कोई वीक पॉइंट पे हम स्टडी नहीं करे रहेंगे पहले से, तब तक इनको अपने जाल में हम नहीं फंसा सकते हैं। और हम अपने आप को कैसे इनको बताएंगे कि हम अथॉरिटी हैं? तो उसके लिए हम वीडियो कॉल होगा, वीडियो कॉल में हम ऐसे ही वर्दी में रहेंगे, हम इनको दिखाएंगे कि हम थाने में हैं। ये तो सेटअप रहता है उसका, जो भी काम करता है उसका सेटअप रहता है, ताकि उनको, आपके कैमरेमैन को लगे कि हाँ ये फलनमा ये आदमी है। तो इस तरह से सामने वाले को विश्वास दिला जाता है, उसके वीक पॉइंट जो है उस पर स्टडी करके ये किया जाता है। हाँ, तो ऐसे ही करता है। गांव घर केस में ऐसे ही रहता है, ज़्यादातर केस में ऐसे ही रहता है। गांव घर के जो लोग होते हैं सर, जो देखते हैं कि किसी का फ़ोन आता है और बोला जाता है कि OTP बताओ, तुम्हारा क्या बोलते हैं कि जनधन में नाम आया है, कृषि लोन में नाम आया है, तमाम प्रकार के लोभ लालच दिया जाता है और OTP लेने के बाद उसके साथ फ्रॉड होता है। तो OTP साझा ना करे कोई व्यक्ति, उसके लिए कुछ है मतलब कि टिप्स देना चाहेंगे? उसके लिए वही है कि नहीं करना है OTP साझा। कुछ इस तरह का होता है भी है कि कुछ मांगा जाता है, तो अब तो ये इतना कॉमन चीज़ है ना, फ्रॉड का सबसे कॉमन चीज़ है, इसी से बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। तो इसका तो हम लोग बहुत ज़्यादा ये चलाते हैं। अब आदमी लोग भी समझ रहा है, अब नहीं करता है, अब नहीं करता है कि कोई OTP पूछ रहा है तो बता दिए, भले उधर से कोई बैंक मैनेजर बन के ही फ़ोन क्यों ना करे, वो नहीं बताता। उसको पता है कि नहीं, ये तो बताया गया है कि ऐसा नहीं है। ये हम लोग ज़्यादा देखते हैं ना कि किस तरह का आवेदन आता है, किस तरह के फ़ोन आता है, किस तरह से हो गया है।
तो हम लोग उसी तरीके का अभियान भी ज़्यादा चलाते हैं, क्योंकि हम लोग को ये भी तो समझना है कि किस तरह का क्राइम यहाँ पे हो रहा है नालंदा में। तो उस तरह के भी अभियान ज़्यादा चलाना है, तो हम लोग उस पर ही ज़्यादा जोर देते हैं। किसी भी कंडीशन में किसी भी व्यक्ति को OTP साझा नहीं करना है, नहीं करना चाहिए, चाहे वो अगला व्यक्ति कोई भी हो। हाँ, जब तक कि आप उस चीज़ के लिए अप्लाई नहीं किए हैं, कोई भी चीज़, जैसे हम कोई भी चीज़ के लिए अगर अप्लाई किए हों। और दूसरी चीज़ बात इसमें ये है ना कि ये ज़्यादातर हो जाता है कि जिनको बिल्कुल ही मतलब नॉलेज नहीं है, ये अब बहुत नॉर्मल चीज़ हो गया। जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं उनके साथ ही होगा, या फिर तो वो खुद फर्स्ट स्टेप में गलती कर चुके हों। कि आप देखते होंगे जैसे एक कहानी, मतलब एक ऐसे ही आया था हमारे पास कि बच्चा था, बच्चा कोई सामान मंगवाया फ्लिपकार्ट से, फिर वो सामान ठीक नहीं लगा तो वो वापस कर दिया। तो वापस कर दिया तो पैसा आने में कुछ टाइम लगता है, 4 दिन का समय लगता है। तो उसमें क्या हुआ कि वो घबराने लगा, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है। 2 दिन बच्चा था, तो क्या किया, वो इंटरनेट पे गूगल पे सर्च मारा कि भाई किसको फ़ोन करना है ऐसे करके, तो नंबर बता दिया वहाँ से इंटरनेट को, इसको फ़ोन करिए। तो उस पर फ़ोन वो किया, तो उधर से बोला कि हाँ ठीक है, ऐसा ऐसा बात है, तुमको मेरे को एक हम भेज रहे हैं PDF, वो डाउनलोड करो, उस पर ऐसे ऐसे लिखो, उस पर भर के हमको भेज दो, पैसा वापस हो जाएगा। अब ये इसको पता नहीं था बच्चा को, तो ये जैसे ही वो किया, उधर से वो APK फाइल होगा, वो फ़ोन ही उसका करप्ट हो गया, एक्सेस चला गया उसके पास, तो वो फिर पैसा उड़ा दिया सारा वहाँ से। तो ध्यान देना है। तो हमारा ये भी तो होता है कि हम लोग स्कूल्स में क्यों जाते हैं और बच्चे लोग को क्यों इकट्ठा करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये लोग फ़ोन चलाता है। फ़ोन चलाने का मेरा मतलब है कि अगर घर का कोई भी फाइनेंशियल अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो घर वाला भी देखता है कि अच्छा ये जानता है, छोटू जानता है, तो छोटू को बोलेगा करने, छोटू तुम कर दो। अगर घर के बुजुर्ग अगर नहीं चला पा रहे हैं, ज़रूरत है, तो छोटू 10 साल का ही उस समय करता है सब कुछ। तो ज़रूरी है कि वो 10 साल का छोटू जो उसको पता चले कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए ज़्यादातर हम लोग का रहता है कि स्कूल्स में जाके बच्चे लोग को बताना, अवेयर करना है। हाँ। 1-2 सवाल और होगा सर आपसे, फिर इंटरव्यू को समाप्त करेंगे। बहुत सारे जो होते हैं, जब अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, मतलब कि गए वहाँ पे, कोई गलत काम कर दिए अकाउंट के साथ, या फिर अकाउंट में कोई क्राइम वाला पैसा आ गया, उनका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, सीज हो जाता है, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए? आपके पास आना चाहिए कि बैंक में जाना चाहिए? देखिए, इसमें पहले था कि आपको आना पड़ेगा थाने में, अब ऐसा नहीं है। अब GRM पोर्टल एक है, ग्रीवांस रिड्रेसल मॉड्यूल पोर्टल, उस पोर्टल के थ्रू आप अपना ग्रीवांस रख सकते हैं। ग्रीवांस आपका क्या है कि आपका अकाउंट होल्ड हो गया है, आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, जो भी है, ये आपका ग्रीवांस है। लेकिन वो आपको करवाना होगा बैंक के थ्रू। आप बैंक के पास एक्सेस है GRM पोर्टल का, हमारे पास एक्सेस है GRM पोर्टल का, थाने के पास एक्सेस है GRM पोर्टल का। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि हमारे साथ, जैसे हमारा अकाउंट हमारा अकाउंट फ्रीज हो गया है और हमको पता है कि मतलब किसी तरीके का वो हम उसमें शामिल नहीं है, हम सब कुछ प्रूफ देने के लिए रेडी हैं कि हमारा फिर से अनफ्रीज कर दिया जाए। तो हम क्या करेंगे, जो अकाउंट है जिस बैंक में होगा, वहाँ हम जाएंगे, वहाँ रिक्वेस्ट करेंगे बैंक वाले से कि आप GRM पोर्टल पे हमारा एक ग्रीवांस रेज कर दीजिए। और उसमें होगा वो अपना पैन कार्ड, जो भी ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट बैंक का, ये सब सारा एविडेंस के तौर पे लगा देगा। तो वो GRM फिर क्या होगा, वहाँ से ग्रीवांस जैसे ही बैंक वाला उसको करेगा, वो हमारे पास चला आएगा। हमारे पास उसका एक्सेस है GRM का, हम खोल के देखेंगे कि हाँ भाई फलना आदमी का एक ग्रीवांस आया है, तो उसको हम लोग फिर यहाँ पे एक जांच के लिए उसको हम देंगे। जांच में फिर वो पाया जाएगा कि वो क्या, उसको क्या क्या स्टेप है आगे करना सही रहेगा उसमें, वो फिर वो जांच में फिर उस हिसाब से हम लोग बैंक को ट्रांसफर, नहीं बैंक को फिर यहाँ से हम लोग एक नोटिस दे देते हैं, या फिर NOC बोल दीजिए कुछ केस में, या फिर लोग जनरली NOC खोजते हैं कि NOC आप दे दीजिए, हमारा बैंक बोला NOC दे देने, ऐसे करके। तो वही होता है कि जांच के बाद ही दिया जाता है वो। अच्छा, फ़ोन चोरी का बहुत प्रचलन है अभी। अगर किसी का फ़ोन चोरी हो गया है, मेरा फ़ोन चोरी हो गया, फिर किसी का, उनको क्या करना चाहिए? और फ़ोन जो चोरी होता है वो मिलता भी है। वैसे तो सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं कि ऑपरेशन मुस्कान चला करके आप लोग फ़ोन को बरामद भी करते हैं और देते भी हैं। तो फ़ोन चोरी हो जाए तो लोगों को क्या करना चाहिए बचाव के लिए? देखिए, पहला चीज़ है कि ऑपरेशन मुस्कान का आप नाम लिए, तभी 15 अगस्त के दिन SP सर के द्वारा और बहुत सारा फ़ोन का ये जो चोरी वाला फ़ोन था, जो हम लोग उसको, हाँ, वो धारक को ये दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि चोरी वाला फ़ोन नहीं, लगभग
लगभग फ़ोन हम लोग ऊपर कर लेते हैं, जो चोरी वाला फ़ोन है। अगर इसमें है कि अगर चोरी हो जाता है तो उस समय ऐसा नहीं है, घबराना नहीं है। आपको उसमें एक काम ये करना है कि आप अगर आपका फ़ोन नंबर अगर आपके बैंक से अटैच्ड है और वही वाला फ़ोन अगर आपका चोरी हुआ है, तो एक चांस ये रहता है कि उससे पैसा, अगर वो किसी फ्रॉड जो करने वाला उसके हाथ में चला जाता है तो वो उसका दुरुपयोग कर सकता है। लेकिन अगर जिसका पर्पज़ है कि बस हम फ़ोन चोरी किए हैं और फिर उसको बेचना पर्पज़ है, वो उसका उस तरह से दुरुपयोग नहीं कर सकता है। लेकिन अगर फ्रॉड वाले के पास चला गया तो उसका दुरुपयोग कर सकता है, क्योंकि वो फाइनेंशियल हर्ट भी हम लोग को कर सकता है। तो इसमें ज़रूरी है कि आप तुरंत एक थाने पे जाके आप इसका ये दे सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। फ़ोन को आप अपना फ़ोन को ब्लॉक भी करवाओ। अगर ब्लॉक हो जाता है फ़ोन तो फिर उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो पाएगा। वो सबसे अच्छा है कि आप फ़ोन को ब्लॉक करवा दीजिए। आप वो भी नहीं है तो आप अपने तुरंत यहाँ पे बैंक वाले को बोल सकते हैं कि हमारा अकाउंट का ट्रांजैक्शन अभी होल्ड कर दिया जाए, ना इसमें क्रेडिट होगा ना डेबिट होगा। तो इसमें ये होगा कि अगर कोई एक्सेस कर भी लेता है आपके फ़ोन का, कोई भी फ़ोन पे या कुछ भी माध्यम से अगर चाहता है करना, तो अगर ट्रांजैक्शन होल्ड पे रहेगा तो फिर वो कर नहीं पाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कुछ आता है, तो उसके लिए ये है कि आप थाने पे चले जाएं, आवेदन दे दें। वहाँ पे चोरी का, अगर चोरी हुआ है तो फिर उस तरह का आवेदन आप दे दें। अगर गुम हो चुका है तो फिर गुम वाला आवेदन दे दें। तो स्टेशन डायरी करके फिर वहाँ से IMEI रन के लिए भेजा जाता है। बाद में फिर फ़ोन हम लोग रिकवर करवाते हैं उसी के माध्यम से ही, और फ़ोन रिकवर होता है, बहुत ज़्यादा फ़ोन रिकवर होता है। आप लोग भी देखते होंगे कि बराबर हर ज़िले में इस तरह ऐसा किया जाता है। अच्छा, जो इस वीडियो को देख रहे हैं सर, उनको अपने माध्यम से कुछ अवेयर करना चाहेंगे ताकि उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड हो, चाहे वो सोशल मीडिया का फ्रॉड हो, चाहे वो मतलब कि डिजिटल अरेस्ट वाला जो बात कहे हैं, तो क्या संक्षेप में बताना चाहेंगे? इसमें यही है कि बिना होता है ना कि बिना जाने कुछ नहीं करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप पूछ ले सामने वाले से, लेकिन कुछ गलत ना करें, क्योंकि एक बार गलती हो जाती है तो फिर फिर मुश्किल होती है उसमें। तो अगर कोई भी चीज़ नहीं आ रहा है तो उसको फिर समझना है और समझ के करना है, नहीं तो फिर आप थोड़ा टाइम ये ले सकते हैं। इसमें हर चीज़ में ये चीज़ अप्लाई हो सकता है, कोई भी केस। कोई भी चीज़ में है कि क्योंकि जो साइबर का फ्रॉड है और साइबर संबंधी जो क्राइम है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे तरफ से फर्स्ट स्टेप पे गलती कुछ ना कुछ किया जाता है। वो चाहे हम OTP बता के करें, या फिर वो चाहे हम कोई लिंक पे क्लिक करके करें, या फिर चाहे हम अपना पर्सनल कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दें। कभी कभार होता है कि पर्सनल उधर से पूछा गया, हमको इन्फॉर्मेशन ही देते हैं, हमको लगा हम तो OTP नहीं दे रहे हैं, हम तो अपना कुछ इन्फॉर्मेशन बस दे रहे हैं। तो ये सब देने से पहले आप सोचें, और ये सब देने से पहले आप ये चेक करें कि हम किसको दे रहे हैं, वो क्या सही सोर्स पे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ज़रूरी है कि मतलब इसमें खुद को ही ज़्यादा हम लोग अवेयर रखें। मतलब कि सबसे पहला प्राथमिकता ये है कि अपने आप को मतलब कि अवेयर रखना है। और 1930 का जो डायल टोल फ्री नंबर की बात कर रहे हैं, उस पर क्या क्या हो सकता है अगर हम लोग कंप्लेंट करते हैं तो किसी तरीके का अगर साइबर संबंधित अगर हो रहा है तो आप 1930 पे कोई भी आदमी कंप्लेंट कर सकते हैं। किसी भी तरीके का अगर आपको परेशानी है तो आप 1930 पे कर सकते हैं। अलग अलग तरीके का, कल जब हम आपसे वार्तालाप कर रहे थे तो बोले कि दर्जनों तरीके का पोर्टल्स वगैरह है, ठीक है। तो कौन कौन से पोर्टल्स पे व्यक्ति खुद से मतलब कि वहाँ पे कंप्लेंट रेज कर सकते हैं अगर उनके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो? देखिए, NCRP है, NCRP पे कर सकते हैं, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। और एक है कि जैसे किसी फ़ोन नंबर से अगर बार बार तंग किया जा रहा हो तो चक्षु भी है, हमारा चक्षु पोर्टल है, उस पर भी जाके कर सकते हैं। उस पर उन नंबर को ब्लॉक करवा सकते हैं। अगर परमानेंटली वो ब्लॉक हो जाएगा, वो हो सकता है कि वो नंबर फिर बाद में खुले। लेकिन इसका ये है कि अगर ऐसा होता है, बहुत सारा ऐसा होता है कि बार बार एक नंबर से परेशान किया जा रहा है। परेशान मतलब कि कुछ और चीज़, उस तरह का कॉल है, तो चक्षु पोर्टल पे जाके उसको किया जा सकता है। तो ऋषभ आनंद सर थे जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिए, और इनका एक मतलब कि संदेश ये है
कि कोई भी व्यक्ति जब तक अपने से कोई गलती नहीं करता है, साइबर क्राइम नहीं हो सकता है। साइबर क्राइम नहीं होगा। अगर आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है तो फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है कि 1930 पे कॉल करके वहाँ पे कंप्लेंट रेज करना है। उसके बाद आगे की जो फ्रॉड होने वाली मतलब की घटनाएं हैं वो रुक सकती है या फिर वहीं पे विराम लग सकता है। तो आपके साथ भी अगर साइबर फ्रॉड हो रहा है तो आपको हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। 1930 पे कॉल करके आप अपना कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। बाकी आप किसी को भी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। बाकी ऋषभ आनंद सर के बारे में विशेष क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।